मैंने आपका एक फ्रेमवर्क बनाया है जो कि 6 स्टेप्स का फ्रेमवर्क है, और इस फ्रेमवर्क का जो नाम है वो है PTSTDM ऑटो पायलट फ्रेमवर्क। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, ये वाला नाम याद कर लीजिए, क्योंकि ये वाली जो चीज है इसमें बहुत डिटेल में जाने वाला हूँ, इनसाइट्स में जाने वाला हूँ, और इसकी सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पी से टी पे जाते हैं, टी से एस पे जाते हैं, एस से टी पे जाते हैं, टी से डी पे जाते हैं, डी से एम पे जाते हैं, और इनकी फुल फॉर्म बताता जाऊंगा और आपको बताता जाऊंगा बिजनेस को ऑटो पायलट पे कैसे पहुंचाया जा सकता है। इसका स्टेप नंबर वन होता है पी। पी का मतलब होता है पोजीशन। पोजीशन का मतलब समझते हैं या पोजीशन क्या है, और इस वाली चीज को समझते हैं। क्या होता है, बहुत सारे बिजनेस ओनर्स क्या होते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन आप देखोगे कोई भी नायाब चीज, कोई जबरदस्त चीज जो है वो कैसे बनती है, उस चीज के लिए पहले डिजाइन तैयार होता है, उसकी प्लानिंग होती है, तब वो वाला काम होता है। जैसे किसी ने ये वाला फोन बनाया होगा, तो ये वाला जो फोन बना होगा, इस फोन का पहले डिजाइन बना होगा, इसमें हम लोग कैसे करेंगे, इसको प्लानिंग हुई होगी, डिजाइन होगा, उसके बाद चीजें बड़ी हुई होंगी। आपको बताते हैं, बहुत सारे बिजनेस ओनर जो होते हैं वो बिजनेस में कूद जाते हैं और कूदते कूदते चीजों को सीखते हैं, लेकिन क्या नहीं करते, अपने बिजनेस को कभी प्लान नहीं करते, अपने बिजनेस का कभी स्ट्रक्चर नहीं बनाते और डिजाइन नहीं बनाते, जिसकी वजह से बिजनेस में दिक्कत होती है। आप देखोगे हर बिजनेस में सबसे पहले पोजीशंस होती है, और पोजीशंस किस तरीके की होती हैं, जैसे मार्केटिंग एंड सेल्स की पोजीशन हो गई, परचेज की पोजीशन हो गई। तो आप देखो जो बिजनेस ओनर होते हैं वो इस तरीके से ऑपरेट करते हैं। ये बिजनेस है, मान लीजिए बिजनेस है, और इस बिजनेस में एक फौज है, इस फौज का जो वो है, जो ब्रिगेड, वो जो हेड है वो बिजनेस ओनर है। अब यहाँ पे क्या होगी, उसकी एक पोस्ट है सेल्स की पोस्ट, एक पोस्ट है उसकी डिजाइन की पोस्ट, एक पोस्ट है उसकी ऑपरेशंस की पोस्ट, एक पोस्ट है उसकी क्वालिटी की पोस्ट, एक पोस्ट है उसकी कस्टमर सपोर्ट की पोस्ट, एक पोस्ट है उसकी फाइनेंस की पोस्ट, एक पोस्ट है उसकी एडमिन की पोस्ट, एक पोस्ट है उसकी एचआर की पोस्ट। बिजनेस ओनर सुबह से शाम क्या करता है, इन पोस्टों पे घूमता रहता है। वो कभी सेल्स पे जाएगा, सेल्स जब कर ली उसके बाद उसके डिजाइन पे जाएगा, डिजाइन जब कर लिया तो ऑपरेशंस वाले के पास जाएगा, क्योंकि सेल करिए तो क्वालिटी भी वही वेरीफाई करेगा। कस्टमर का उसे 25 बार फोन आएगा कि भाई क्या चल रहा है, कस्टमर हर चीज के लिए उसे फोन करेगा, तो वो कस्टमर सपोर्ट पे करेगा। तो बिजनेस ओनर जो होता है इन पोजीशंस पे घूमता रहता है, सुबह से लेकर शाम तक उसका जो समय है इन सारी पोजीशंस पे बीत जाता है। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो कभी भी क्या नहीं करते, क्रिएट नहीं करते। तो अगर मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर दिखाऊं, तो जैसे मार्केटिंग एंड सेल्स के अंदर भी नई सेल्स का एक पोजीशन है, रिपीट सेल्स की एक पोजीशन है, रेफरल सेल्स की एक पोजीशन है, परचेज में आपकी लोकल परचेज की एक पोजीशन है, आउटसाइड परचेज की एक पोजीशन है, स्टॉक में रॉ मटेरियल की एक पोजीशन है, फिनिश गुड की एक पोजीशन है, डिजाइन में नई डिजाइन की पोजीशन है, ओल्ड डिजाइन की पोजीशन, सारी चीजें जो होती हैं बिजनेस में। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कभी भी वाला स्ट्रक्चर डिजाइन नहीं करते। जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं। जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है। मैंने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल लिया है, लेकिन इस वाली चीज का मैन्युफैक्चरिंग से कोई लेना देना नहीं है। आपका स्कूल का बिजनेस हो सकता है, आप सीए हो सकते हो, एडवाइजर हो सकते हो, होलसेलर हो सकते हो, रिटेलर हो सकते हो, आप कोई भी बिजनेस हो सकते हो, फर्नीचर के मैन्युफैक्चरर हो सकते हो, इंटीरियर डिजाइन वाले हो सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपका सिक्योरिटी का काम हो सकता है। ये पोजीशन डिजाइन है जो आपके बिजनेस में होनी चाहिए। मैं आपको एक सैंपल दिखा रहा हूं। जैसे आप देखोगे एक मैन्युफैक्चरिंग वाले के जो पोजीशन होंगी क्या होगी, ट्रेडिशनल मार्केटिंग इंडिया मार्ट से होती है, आउटबाउंड से होती है, डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स में नई सेल होती है, रिपीट सेल होती है, रेफरल सेल्स होती है, प्रोडक्ट में नया प्रोडक्ट डिजाइन, ऑपरेशन में प्रोडक्शन प्लानिंग होती है, प्रोडक्शन होता है, मेंटेनेंस होता है, क्वालिटी होती है, पैकेजिंग होती है, लॉजिस्टिक्स होता है, टिकट मैनेजमेंट होता है, कस्टमर सपोर्ट होता है, फाइनेंस में इनवॉइस, टैक्स, सैलरी होती है। ये सारी पोजीशंस है। आप देखोगे बिजनेस ओनर जो होते हैं वो अलग अलग पोजीशन पे घूमते रहते हैं। आप देखोगे सबसे पहले बिजनेस ओनर क्या करेगा, यहाँ पे सेल करेगा। सेल करने का अगर वो मैन्युफैक्चर तो इसके प्रोडक्ट की उस पे साइड पे जाएगा समझने के लिए। उसके बाद ऑपरेशंस मैनेजमेंट में घुसेगा, मटेरियल प्लानिंग करेगा, मशीन प्लानिंग करेगा, लेबर प्लानिंग करेगा। उसके बाद ये वाली चीज हैंड ओवर करेगा। जब ये वाली चीज हो जाएगी कस्टमर को अपडेट देगा, भाई ये वाली चीजें चल रही है, सारा कस्टमर का कोऑर्डिनेशन वो करेगा। तो उसके बाद इनवॉइस पे चला जाएगा। तो फंडामेंटल एक बिजनेस ओनर जो होता है वो सब जगह पे घूमता रहता है। अब आपको बताता हूँ वो इस जगह पे घूमता क्यों है, क्यों बिजनेस ओनर को यहाँ पे सेल करनी पड़ रही है, और क्यों बिजनेस ओनर को यहाँ पे ऑपरेशंस मैनेजमेंट का काम करना पड़ रहा है। इसकी सिर्फ दो वजह हैं। सबसे पहली वजह जो है, वजह नंबर वन, वो ये है कि उसके पास इस चीज के लिए स्टाफ ही मौजूद नहीं है। और वो स्टाफ इसलिए मौजूद नहीं है क्योंकि क्या है, हायरिंग नहीं करते ढंग से, ट्रेनिंग नहीं आती,
और उसे रिटेन करना नहीं आता, तो क्या सोचते हैं कि यार ये वाली चीज तो कोई और नहीं कर सकता है, तो हम ही कर सकते हैं क्योंकि नुकसान हो जाएगा अगर किसी और से करवाई। सो क्या कोई स्टाफ ही नहीं है इस वाले काम के लिए। नंबर टू रीजन जिसकी वजह से नहीं करते हैं, वो कहते हैं स्टाफ तो है मेरे पास, लेकिन क्या है, उसकी स्किल्स को ट्रस्ट नहीं करते। ट्रस्ट में क्या है, वो क्या करते हैं, स्किल्स को ट्रस्ट नहीं करते। जैसे मान लीजिए सेल्स में कोई बढ़िया सेल आई तो खुद कूद जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैंने ढंग से बात नहीं करी, इस आदमी ने गलती करी तो मेरा नुकसान हो जाएगा। ऑपरेशन में कूद जाएंगे, क्योंकि अगर यार मैंने कोई गलती, इससे कोई गलती हो गई तो कस्टमर गाली देगा। तो क्या करते हैं, स्टाफ बैठा रखा है, सारा स्टाफ है, लेकिन क्या है, उस स्टाफ के पास उस काम को करने की स्किल नहीं है। तो बिजनेस ओनर क्या करता है, वहां पे कूद जाता है और उस स्किल को पूरा करना शुरू करता है। और ये वजह होती है जिसकी वजह से क्या होता है, वो सारी पोजीशन पे बिजी रहता है, यहाँ पे भी काम करेगा, यहाँ पे भी काम करेगा, कस्टमर की भी सपोर्ट करेगा, ये सारी चीजें करेगा। ये है पोजीशन स्ट्रक्चर। ये सबसे पहली चीज है जो आपको बिजनेस में बनानी होती है, और आपको करना होता है इस पे काम। कि यार सबसे पहले पी कहता है स्टेप्स, पी कहता है आइडेंटिफाई पोजीशन स्ट्रक्चर। ये देखो आप कहां पे बिजी हो, उसके बाद ये सोचो वेयर व्हाट शुड आई लीव। ये है फंडामेंटल चीज जो आपको क्या करनी होती है पी में। तो सबको पी क्लियर हो गया कि पी में क्या होता है, सबसे पहले पोजीशन स्ट्रक्चर बनता है कि यार मेरे बिजनेस में पोजीशन क्या है, क्योंकि इसी पे आपके बिजनेस की इमारत बनती है। 99% बिजनेस ओनर ने ये बनाया ही नहीं होता है। उनके जिसने बनाया होता है उसके पास कोई आईएसओ का कंसल्टेंट आया होता है, उसने आके एक रफ सा डायग्राम बना दिया होता है और हो गई उसकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। पोजीशन स्ट्रक्चर में पूरे बिजनेस की जान है, क्योंकि वो चीज अब मैं आपको बताने वाला हूं। तो अब इस वाली चीज का एग्जाम्पल से समझते हैं, ताकि मैं आपके लिए वाली केस स्टडी बना सकूं। तो इसका एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए मैं एक प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर और मान लीजिए बॉटल बनाता हूं। फिर से आप लोगों को बता रहा हूं, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर है, इसके मैन्युफैक्चरिंग से कोई लेना देना नहीं है। आप होलसेलर हो सकते हो, रिटेलर हो सकते हो, आपका एडवाइजर हो सकते हो, कंसल्टेंट हो सकता है, आप कोई भी हो सकते हो। राइट, मैंने ये डिसाइड किया, मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल बड़ा होता है इसलिए आपको बता रहा हूं, और सेल्स का एग्जांपल लूंगा जिससे सब लोगों को समझ में आ जाएगा। तो मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं और मुझे क्या करनी पड़ी है, सेल करनी पड़ रही है। मैं अपनी सेल्स टीम को स्केल नहीं कर पा रहा हूं, ये मेरी दिक्कत है। तो मैंने क्या सोचा है, क्या मैं सेल्स की पोजीशन से हटूंगा और अपने आप को फ्री करूंगा फॉर एग्जाम्पल। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले इस वाली चीज को करने के लिए क्या करना होता है, आपको आना होता है टी और एस पे। ये होते हैं फंडामेंटल चीजें जिस पे बिजनेस ओनर काम नहीं करते। अभी आपको इसके बारे में बताता हूं। सो इस वाली चीज को बताने के लिए पहले एक चीज को समझते हैं और मुझे बताइएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे अपने जयेश जी बैठे, मैंने जयेश जी से एक रिक्वेस्ट करी, जयेश जी आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे बड़े परम मित्र हैं। जयेश जी ने कहा "हाँ, बोलो सुमित जी"। तो मैंने कहा जयेश जी, यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं और मेरी वाइफ जो है उन्हें जाना है, तो ये आप एक छोटा सा काम करोगे? जय जी बोले क्या? मैंने कहा यार मेरे बेटे को सुबह तैयार करके नाश्ता करा के स्कूल छोड़ दोगे आप क्या? जय जी बोले हाँ जी छोड़ दूंगा सुमित जी, क्या दिक्कत है? दिन आया, जय जी से मैंने कहा जय जी आ जाओ। जय जी आए, उन्होंने क्या करा, मेरे बेटे को रखा, स्कूल के लिए तैयार किया और उसके लिए क्या कर दिया, नाश्ता बना दिया। नाश्ते में उन्होंने क्या बना, बताइए नाश्ते में क्या क्या बना सकते हैं जय जी? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा, बताइए क्या क्या बना सकते हैं। कोई आदमी कह रहा पोहा, तो इन्होंने क्या करा, पोहा बना दिया। बहुत बढ़िया बात। सो इन्होंने पोहा बना दिया। मैंने कहा जय जी भेज दिया बेटे को स्कूल? उन्होंने कहा भाई वहाँ हाँ भेज दिया सुमित जी, सब सही रहा? बोले हाँ सही रहा। मेरा बेटा आया, मैंने उससे पूछा बेटा बताओ नाश्ता कैसा था? बोले पापा आई डेंट ईट नाश्ता। मैंने कहा भाई तूने नाश्ता क्यों नहीं खाया? बोले क्योंकि जयेश अंकल मेड पोहा, आई डोंट ईट पोहा। मैंने कहा तू भूखा चला गया? हाँ। मैंने जय जी को फोन मिलाया, मैं जय जी यार आपको मैंने 25 पैसे का काम दिया यार, आप ये नहीं कर पाए यार, मेरा बेटा भूखा चला गया। तो जय जी बोले सुमित जी यार आप बड़े एहसान फरामोश आदमी हो और बहुत अनग्रेटफुल आदमी भी हो। मैं अपना काम छोड़ के आपके पास आया और आपने मुझसे ऐसे उल्टी बात करो, आपको मुझे थैंक यू कहना चाहिए। सब आप लोग जज हो, आप लोगों से पूछ रहा हूँ, यहाँ पे दो लोग हैं, एक है एस और एक है जयेश जी। मुझे बताइए किसकी गलती है यहाँ पे, एस की गलती है कि जे की गलती है? इट इज एस मिस्टेक और जेज मिस्टेक। बताओ किसकी गलती है? एस की गलती है, जे की गलती है? लेकिन मैं तो मालिक हूं, मैंने कहा अरे जयेश जी बेकार है, इनसे अब कभी नहीं कर। तो यहाँ पे अब मेरे श्रीनाथ जी मुझे सामने दिख रहे हैं, ये भी मेरे बड़े परम मित्र हैं। अगली बार मेरा फिर से मौका आया, मैंने श्रीनाथ जी से कहा कि श्रीनाथ जी यार मेरे बेटे के लिए आप वही कहानी रिपीट करी। मैंने कहा मेरे बेटे के लिए आओगे? बोले हाँ।
तो मैं कर दूंगा सुमित जी, ये आए। तो इस बार जब श्रीनाथ जी आए तो श्रीनाथ जी का जो नाम है वो मैं SR से लिख रहा हूं। तो श्रीनाथ जी मेरे पास आए और इन्होंने क्या करा, मेरे बेटे के लिए इन्होंने वेजिटेबल सैंडविच बना दी। इन्होंने क्या कर दिया, सैंडविच बना दिया। इन्हें सैंडविच बनाना आता था, इन्होंने क्या करा, सैंडविच बना दिया। मैंने इनसे पूछा, श्रीनाथ जी सब ठीक हो गया? बोले हाँ सुमित जी निश्चिंत रहो, हो गया। मेरा बेटा लौट के आया, मैंने कहा हाँ भाई कैसा था नाश्ता? बोले पापा आई डेंट ईट नाश्ता। मैंने भाई तूने नाश्ता क्यों नहीं खाया? बोले श्रीनाथ अंकल मेड सैंडविच। मैंने तो आई डोंट ईट सैंडविच। फिर मुझे गुस्सा आया, फिर मैं श्रीनाथ जी को फोन किया, मैं श्रीनाथ जी यार आप भी नहीं कर पाए यार, और मतलब यार ये तो हद हो गई यार, मतलब एक छोटा सा मैंने आपको काम दिया करने को, तो मुझे बताइए किसकी गलती है यहाँ पे? बोले सुमित जी बड़े थैंकलेस आदमी हो, SR की गलती है कि S की गलती है? बताइए हुज मिस्टेक इज इट? SR मतलब श्रीनाथ जी, S। अब आप सोचो, मैं सोच रहा हूँ यार पूरी दुनिया ही बेकार है, श्रीनाथ जी बेकार है, जय जी भी बेकार है, ये काम कोई और कर ही नहीं सकता। तो मेरी वाइफ ने मुझसे कहा बेटा हमारा ही बच्चा है, हमें ही पालना पड़ेगा, कोई आदमी इतना ध्यान दे के नहीं करता है, मैं तुमसे पहले ही कह रही थी। मैंने कहा ठीक है। अब सो मुझे पूरी दुनिया गलत लग रही है क्योंकि ये 25 पैसे का काम कोई कर नहीं पा रहा है। अब समझते हैं इसका रियल केस। अब मैंने सोचा, अब ये सुमित अग्रवाल ने कंसल्टेंट की तरह सोचा कि यार क्या है, दिक्कत क्या है। तो मैंने अब किसे जय जी से कहा, जय जी मेरा बेटा बॉइल्ड एग खाता है, एक एक बॉइल्ड एग खाता है और कॉर्नफ्लेक्स खाता है विद मिल्क। मैंने ये इंस्ट्रक्शन दे दिए। अब जय जी जो भाई इन्होंने मस्त खाना बनाया, श्रीनाथ जी ने बना लिया, और कोई भी आदमी आता वो ये वाली चीज बना लेता। क्या सब लोग अग्री करते हैं इस वाली चीज पे? क्योंकि मैंने क्या करा, इंस्ट्रक्शन क्लियर दिए कि यार मुझे चाहिए क्या। अग्री? सब लोग लिखिए अग्री, क्योंकि अब मैं आप लोगों को एक लेसन बताने वाला हूं। अब अगली बार ध्यान से सुन लीजिए, अब अगली बार अपने एम्प्लॉय से कभी भी कुछ कहना मत जब वो गलती करे, क्योंकि अगर वो गलती कर रहा है तो पहले अपने अंदर झांकना और ये वाली चीज पूछना, क्या मैंने इसके लिए इंस्ट्रक्शन क्लियर करे, क्या मैंने इसे क्लियर तरीके से बताया है कि यहाँ पे काम क्या करे जाने। क्योंकि हर आदमी अपने मन से अच्छा काम ही करता है, वो 8 घंटे बिताता है उसे पता ही नहीं है, तो जब उसे पता नहीं होता वो अपनी अकल से काम कर लेता है। क्या सबको समझ में आ गई ये वाली चीज? एम आई मेकिंग सेंस? सो इस काम को करने के लिए अगर सेल्स वाला लड़का काम नहीं कर रहा तो सबसे पहले आपको क्या करनी होती है, टास्क लिस्ट बनानी होती है। अब मैं आपको इसके रियल केस सिनेरियो पे लेके जाता हूं और आपको बताता हूं क्या हुआ, मुझे इस वाली चीज की तमीज कैसे आ। सो क्या हुआ, हम लोग क्या कर रहे थे, हमारी सेल्स ग्रो हो रही थी, पहले सेल्स कंपनी में मैं ही करता था। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि यार एक सेल्स का आदमी लेके आएंगे, 2-3 सेल्स के लड़के हायर करते हैं। सो हमने क्या करा, 2 लड़के हायर करे सेल्स के और उनके साथ काम किया। सो मान लीजिए इन सेल्स के लड़कों का नाम है A और B। तो मैंने काम किया उनके साथ, 1 महीने बाद मैंने इन दोनों को फायर कर दिया। तो आशुतोष जी ने मुझसे पूछा क्यों भाई, क्यों फायर करा? मैंने अरे बेकार थे यार, सेल आती ने निकाल दिया फालतू। कोई बात नहीं, बोले कोई बात नहीं और ले ले। उसके बाद मैंने 2 लड़के और हायर किए, C और D। 1 महीने बाद मैंने इन्हें भी निकाल दिया। तो आशुतोष जी बोले भाई इन्हें क्यों निकाला? मैंने अरे यार बेकार लड़के, इन्हें आती नहीं है सेल, क्या करूं, मुझे ही करनी पड़ेगी, आती नहीं किसी को, बेकार लड़के। आशुतोष जी ने सुन ली मेरी उस दिन बात। आप लोगों को ध्यान से बताओ, ध्यान से सुनिएगा। बोले अगली बार मैं रिक्रूट करूंगा तेरे साथ। मैंने यहाँ कर लो। तो इस बार हमने 3 लड़के रिक्रूट कर, राइट, ये जो लड़के थे E, F और G, 3 लड़के रिक्रूट करे। आशुतोष जी ने मुझसे कहा एक शर्त है। मैंने कहा बताओ। बोले शर्त यह है कि अब किसी तू किसी लड़के को निकालेगा उससे पहले मुझसे बात करेगा। मैंने कर लूंगा। फिर वही हुआ, 1 महीने बाद E, F, G थे। मैंने कहा यार तीनों लड़के बेकार हैं भाई, सेल्स का लड़का बढ़िया नहीं मिल रहा। अब आशुतोष जी ने कहा अभी रुक जा मैं आ रहा हूँ ऑफिस। आए, उन्होंने मुझसे कहा कि यार मुझे ये बता, E और F, G बेकार है? मैंने कहा बेकार है। बोले यार क्या बेकार है इसमें? मैंने क्या बेकार है का क्या मतलब है? बेकार है ये लड़के? तो बोले क्या बेकार है इन लड़कों में, मुझे ये बताना यार क्या बेकार है। मैंने कहा यार मुझे क्या पता क्या बेकार है, मतलब सही से काम नहीं कर रहा, सेल नहीं ला के दे रहा है। तो बोले देखो भाई नकली आंसर मत घुसो, मुझे ये बताओ इसमें क्या बेकार है। तो मैंने कहा कि यार कैसे बताऊंगा। सो उन्होंने मुझे ये वाली चीज बताई, आपको दिखा रहा हूँ ये चीज, ध्यान से देखिएगा। सो यहाँ पे उन्होंने मुझे बताया भाई ये तेरे यहाँ सेल्स की 3 पोजीशन है, न्यू सेल्स, रिपीट सेल्स। मुझे ये बता सेल्स में ये 4-5 चीजें होती हैं, लीड को जनरेट करना, क्वालिफाई करना, अंडरस्टैंड करना, प्रपोजल करना, ऑब्जेक्शंस करना, ये वाली चीज करना। मुझे ये बता ये जो लड़का है इसे सेल्स में क्या नहीं आता?
मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। बोले मेरे पास ये जवाब लेके आ। तो मैंने कैसे लाऊंगा? तो बोले रिकॉर्डिंग सुन। मैंने लड़कों की रिकॉर्डिंग सुनी। जब मैंने लड़कों की रिकॉर्डिंग सुनी तो मुझे समझ में आया कि यार, और यहाँ पे अब मैं आपको स्किल पे लेके जा रहा हूँ। जब मैंने लड़कों की वो सुनी तो मुझे समझ में आया ये लड़के तो यार रिक्वायरमेंट ही नहीं समझ पाते, और ये ऑब्जेक्शन भी नहीं कर पाते सही से मैनेज, राइट, और ये वाली चीज नहीं कर पाते। तो मैंने कहा यार ये तो इसे नहीं आता, रिक्वायरमेंट ही लेनी नहीं आती। तो आशुतोष जी ने मुझसे नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन पूछा। उन्होंने मुझसे पूछा रिक्वायरमेंट में से क्या नहीं आता। मैंने कहा यार रिक्वायरमेंट में मतलब ये रिक्वायरमेंट नहीं ले पाता। उन्होंने मुझसे पूछा तू रिक्वायरमेंट लेता है, मुझे बता रिक्वायरमेंट में क्या नहीं आता। तू कह रहे से ऑब्जेक्शन मैनेज करने नहीं आते, कौन से ऑब्जेक्शन मैनेज करने नहीं आते? और उन्होंने मुझसे लिखवाया तू क्या करता है। और उस दिन मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट पता चला, एस का। एस का मतलब स्किल मैप। सो उन्होंने मुझसे कहा जरा मुझे ऐसा टेबल बना के दिखा कि उसे क्या क्या नहीं आता। मैंने कहा लीड जनरेट करनी नहीं है आती, जनरेट कर लेता लीड्स, क्वालिफाई नहीं कर पाता, कस्टमर को ग्रीट कर लेता, क्वेश्चन नहीं पूछ पाता, रूट कॉज नहीं बता पाता, ये चीजें नहीं कर पाता। उसके बाद जब प्रपोजल नहीं बना पाता, क्यों? क्योंकि प्रपोजल बनाने में इसे कॉस्टिंग नहीं आती, मटेरियल की कॉस्टिंग, प्लानिंग कॉस्टिंग, ये वाली चीजें नहीं आती, और ये प्राइस ऑब्जेक्शन भी मैनेज नहीं कर पाता, और उसका नेगो क्लोज नहीं कर पाता, फॉलो अप नहीं कर पाता। तो यहाँ पे आशुतोष जी ने मुझसे पूछा कि ये है वो जगह जहां पे तुझे इनके साथ काम करना पड़ेगा, और इस वाली चीज को तुझे क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, और इस वाली प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा कि मैनेज ऑब्जेक्शन में प्राइस ऑब्जेक्शन नहीं कर पाता। क्या सबको समझ में आ रही है ये वाली चीज? एम आई मेकिंग सेंस? उन्होंने मुझसे एक प्रॉमिस लिया उस दिन, और आप लोगों से भी मैं प्रॉमिस ले रहा हूं। ध्यान से समझिए, यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, टी और एस की। हमारे साथ जो लोग काम करते हैं, हम लोग बहुत ऊपर के लेवल से बिजनेस को ऑपरेट करते हैं। अगर आप ये कह रहे हो कि कोई आदमी बेकार है, और मैं आपसे पूछ रहा हूं इस आदमी में क्या बेकार है, क्योंकि हर काम को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा जा सकता है। कौन सा प्रोसेस उसे नहीं आता, कौन सा टास्क उसके नहीं आता, उसे किस चीज में स्किल नहीं है, अगर आप इस चीज का जवाब नहीं दे सकते, आप लोगों को डेवलप नहीं कर सकते। और इस दिन के बाद से मेरी लाइफ बदल गई लोगों को डेवलपमेंट में, क्योंकि सबसे पहले मैं किसी भी आदमी को बेकार कहता था, उससे पहले मैं लोएस्ट लेवल पे जाता था और समझता था कौन सी चीज बेकार है। मैं लिख के देता हूं, मैंने कितने बिजनेस ओनर्स के साथ काम किया, मैं पूछता हूं सेल्स में क्या बेकार है, उन्हें ये पता ही नहीं होता क्या बेकार है इनमें से, क्योंकि कभी बैठ के इतना गहन अध्ययन किया ही नहीं, और हमेशा लोगों को दोष देते रहना। इस दिन के बाद से माई लाइफ चेंज्ड। उसके बाद से मेरा, क्योंकि मैं सबसे पहले ये वाली चीज सोचता था यार टी और एस क्या, कौन से टास्क में फंसा हो, कौन से स्किल इसके पास नहीं है। अगर इस चीज का जवाब मेरे मैनेजर के पास नहीं था या मेरे उसके पास नहीं था, मैं कहता पहले लेके आओ ये आंसर, क्योंकि मैं बिना बात के आदमी को नहीं निकालूंगा। नया आदमी लाना लॉटरी है। दिक्कत आदमी की है ही नहीं, दिक्कत हमारी है कि यार इस जगह पे कैसे पकड़ें। तो मेरी कंपनी का पूरा आर्किटेक्चर, हर प्रोसेस, हर टास्क मुझे पता होना चाहिए, और मुझे डॉक्टर की तरह पता होना चाहिए अगर कोई आदमी काम नहीं कर पा रहा तो कौन से प्रोसेस में कौन सा टास्क नहीं कर पा। और उस दिन मेरी लोगों को डेवलप करने की जो एबिलिटी है वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गई। एम आई मेकिंग सेंस? टी और एस समझ में आया? यानी कि हर पोजीशन से जुड़ा हुआ टास्क होता है, और उस टास्क को करने के लिए स्किल्स होती हैं। सो आप देखोगे यहां पे, उस जब मैं सेल्स के आदमी को तैयार करना चाह रहा हूं तो उसका स्किल मैप होना चाहिए। आप में से कितने लोग हैं जब लोगों को मैनेजर बनाते हैं? सो मैंने कई मैनेजरों के साथ काम किया, मेरे कई लोगों ने कहा कि सर जो मेरे मैनेजर है वो बढ़िया नहीं है। जब मैं सेल्स के मैनेजर के साथ काम किया, मैंने देखा उन्हें टेरिटरी प्लानिंग ही नहीं आती है, डेटा एनालिसिस ही नहीं आता है, डेली सेल्स की टीम मीटिंग ही करनी नहीं आती है, टीम की परफॉर्मेंस का एनालिसिस कैसे यही नहीं आता, टीम को मोटिवेट करना नहीं आता, तो क्या अपने आप काम कर लेंगे? हमारे उनको बेकार कह देने से कुछ नहीं होगा। व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज व्हाट इज द स्किल गैप, क्योंकि एज अ बिजनेस ओनर हम लोग क्या करते रहते हैं, उनके स्किल गैप्स को फुलफिल करते रहते हैं। हमारा थॉट प्रोसेस ये होता है, अरे यार जितनी देर में इसे समझाऊंगा उतनी देर में तो मैं कर लूंगा, मुझे करने में कम टाइम लगेगा, समझाने में ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, वी एंड अप डूइंग बिकमिंग मैनेजर्स एंड डूअर्स। लोगों को तैयार करना ये इन्वेस्टमेंट होती है टाइम की, एंड दिस इज हाउ यू हैव टू प्रोसीड। क्या सबको समझ में आ गई ये वाली चीज? एम आई मेकिंग सेंस? पोजीशन से जुड़े हुए, टास्क से जुड़ी हुई स्किल्स। और आप आज से कभी भी किसी आदमी को बेकार मत कहिएगा जब तक आपने इन क्वेश्चनों का आंसर नहीं दे दिया। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि लोग बेकार नहीं होते, होते, लेकिन 1% से 2%। बहुत जगह फंडामेंटल इशू इस आर्किटेक्चर में होता है, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, कंपनी बना के बहुत सारे बिजनेस ओनर्स के साथ काम करके एकदम लोएस्ट लेवल पे इस जगह पे डिफरेंसेस होते हैं और इस जगह पे दिक्कत होती है।
बहुत सारी दिक्कत हमारे अंदर है, हमारे काम करने के तरीके में, जो हमारे सोचने का तरीका है कि यार मैं ही सॉल्व कर देता हूं क्योंकि आज कम टाइम लगेगा, लेकिन ये छोटा 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 टाइम जुड़ के साल हो जाता है और लोग तैयार नहीं हो पाते। और बिजनेस ओनर को सिर्फ यही वाली चीज सीखनी होती है। जिस दिन से मैंने ये वाली चीज सीखी, गेम नेक्स्ट लेवल पे चला गया। आपका भी गेम नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा जब ये वाली चीज आपके यहाँ इंप्लीमेंट होगी। पीटीएस से सब लोग अग्री करते हैं, सबको समझ में आई ये वाली चीज। इसी तरीके से बहुत सारी पोजीशंस होती हैं, आप किसी भी आदमी को तैयार कर सकते हो। यू हैव टू गेट टू दिस लेवल, और ये एक बार करना होता है। क्लियर हो गई ये वाली चीज? टास्क क्लियर हो गए? तो मैंने जिस पोजीशन की बात करी वो पोजीशन क्या है? ये है। नाउ लेट्स गेट टू द नेक्स्ट लेवल, और ये है नेक्स्ट टी, ये है गेम चेंजर। ये वो चीज है जिस जिस चीज की 99% बिजनेस ओनर्स की जिंदगी में कमी होती है, नेक्स्ट टी। और आपको बताना चाहता हूं, ये जो टी है ये है ट्रेनिंग सिस्टम। ठीक है, इस पे थोड़ी सी आपसे बात करूंगा। ठीक है, और ध्यान से समझिएगा। सो ट्रेनिंग सिस्टम पे आपसे थोड़ी सी बात करूंगा, और वो ये है। सो जो ट्रेनिंग सिस्टम है, बहुत सारे बिजनेस ओनर जो होते हैं, बहुत सारे बिजनेस ओनर जो होते हैं, वो ट्रेनिंग पे समय नहीं लगाते और इस पे काम नहीं करते। कुछ वजह, क्या हमारे लोग सीखते हैं, सीख के चले जाते हैं। अगर मैंने ये वाली चीज सिखा दी तो ये हमारा कॉम्पिटिटर बन जाएगा, कंपटीशन को ज्वाइन कर लेगा। हमारा कोई ट्रेड सीक्रेट है? आपको बताना चाहता हूँ, किसी के पास कोई ट्रेड सीक्रेट नहीं है। अगर आपके पास ट्रेड सीक्रेट होता तो आप व्हाट्सएप होते और फेसबुक होते। अगर आप ऐसे मार्केट में ऑपरेट कर रहे हो जिसमें बहुत सारा कंपटीशन है, तो कोई ट्रेड सीक्रेट नहीं है। दूसरी चीज, लोगों को ट्रेन इसलिए नहीं करते क्योंकि फियर होता है। ट्रेन होते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। वो फियर इसलिए है क्योंकि हमारे पास कोई तरकीब नहीं है। हमारा कंपटीशन बन जाएगा। अरे भाई, इनफाइनाइट जो होता है, हमारे एक मास्टर होते थे मैथ्स के जो कहते थे इन्फिनिटी, मतलब समुंदर में तारे, समुंदर में पानी इनफाइनाइट, तारे इनफाइनाइट। आप अपने घर से ले जाके एक बाल्टी समुंदर में डाल दोगे तो बाल्टी समुंदर प्लस एक बाल्टी नहीं हो जाएगी, वो इनफाइनाइट ही रहेगी। सो आपका जो एग्जिस्टिंग कंपटीशन है वो इनफाइनाइट है। उसमें एक आदमी और जुड़ गया तो 100 लोग कंपटीशन है, 101 लोग हो गए, तो आपके काम करने का तरीका नहीं बदलने वाला। इट इज गोइंग टू रिमेन द सेम। ये बिना बात का मेंटल ब्लॉक है। क्या सबको समझ में आ रही है वाली चीज? इसीलिए जो ट्रेनिंग है वो की होती है, ट्रेनिंग सिस्टम मस्ट है। सो अब मैं इस वाली चीज पे आपसे बात करता हूं, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो ट्रेनिंग के फंडामेंटल्स हैं। मुझे बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो ये वाली चीज कहते हैं या सोचते हैं कि यार ट्रेनिंग की हमें इंपॉर्टेंस समझ में आती है, हम लोगों को ट्रेन भी करते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि इन लोगों को आता ही नहीं है समझ। कितना भी सिखा लो वही बेसिक गलतियां करते हैं। मैंने बहुत बार सिखाया कि वही गलतियां करते हैं। उसके बाद मैं ये सोचता हूँ यार जितना इसे सिखाऊंगा उतनी देर में तो मैं खुद ही कर लूंगा। यार हमने तो सिखाया, हमने बहुत सारी चीजें करी और ये वाला काम भी करा, लेकिन यार करते ही नहीं है। यार क्या करें, आखिर में जाके हम सोचते हैं यार जितना इसे सिखाऊंगा गलतियां कर रहा है, लाओ यार मैं ही कर लेता हूँ, और मैं मैनेजर बन के रह जाता हूँ। आपको ये वाली चीज के लिए एक स्टोरी शेयर करता हूँ। सो ये लगभग लगभग 2009 की बात है। सो 2009 में मैं लंदन में था। मेरी वाइफ ने मुझसे कहा कि यार मुझे गाड़ी सीखनी है। मैं ठीक है गाड़ी सीख लो, लेकिन क्या होता, मेरे अंदर का जो बनिया दिमाग है वो चल पड़ा। मेरे बनिया दिमाग ने कहा यार 50 पाउंड का एक लेसन होता है, लगभग लगभग 60 पाउंड लगेंगे, तो यार ये तो 3,000 पाउंड लग जाएंगे। 3,000 पाउंड मतलब 3 लाख रुपए। मैंने कहा ड्राइविंग सीखने के 3 लाख रुपए। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा तो मैंने यार मैं सिखाऊंगा। उसने कहा ठीक है। मैंने अपनी वाइफ को गाड़ी चलाना सिखाई। 1 महीना बीत गया, 1.5 महीना बीत गया। मैंने अपनी वाइफ को सिखाया, मैंने कहा अब तुम जाके टेस्ट दे दो। तो मेरी वाइफ टेस्ट देने गई। पहला टेस्ट देने गई, फेल होके आ गई। मैंने कहा बताओ यार इतना सिखाया तब भी तुम फेल हो गई। उसके बाद मैंने अपनी वाइफ से कहा कोई बात नहीं यार, फिर से ट्राई करेंगे। 1 महीना हमने और तैयारी करी। उसके अपनी वाइफ को दूसरा टेस्ट दिया, वो फिर से फेल हो गई। इस बार मेरी वाइफ ने मुझसे कहा ऐसा है कि भाई मुझे ना तुमसे सीखना नहीं, क्योंकि सीखते हुए एक तो तुम चिल्लाते बहुत हो, चीखते बहुत हो। आई डोंट वांट टू लर्न फ्रॉम यू। मैंने फिर, सो उन्होंने क्या करा, एक जो करके एक इंस्ट्रक्टर था, जो को हायर करा। जो को हायर करा, उसका जो ने उनके साथ काम किया। जब मेरी वाइफ टेस्ट 3 में गई तो उसके बाद वो पास हो गई, और 99.7% से पास हो। वो आके मुझसे बोले कि भाई मैं पास हो गई। मैंने कहा भाई वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन, बढ़िया बात है।
फिर मेरी वाइफ मुझसे बोली एक चीज तुम्हें बताना चाहती हूँ। मैंने क्या? बोले क्या, देयर इज नेवर अ बैड स्टूडेंट, देयर इज ऑलवेज अ बैड टीचर। स्टूडेंट कभी बेकार नहीं होता, और तुम्हें ना सिखाना नहीं आता। ये वाली बात समझ लो, किसी को सिखाना मत, क्योंकि मुझे ना मेरी वजह से मैं फेल नहीं हुई, तुम्हें सिखाना ही नहीं आता। अच्छा, मैं उस समय वहाँ पे वॉरेन बफेट जी की कंपनी में काम करता था। मतलब दुनिया भर का बेस्ट टैलेंट, जापान का, जर्मनी का, उनके साथ काम करता था, और थोड़ी सी ईगो में भी था। सो मैंने कहा यार बताओ, ये ट्रेनर आदमी मुझसे तगड़ा हो गया, तो मैंने कहा नहीं यार, मैं इससे मिलूंगा, मुझे मिलना है, और इसने क्या करा ये जानना चाहता हूँ। सो मैं जो के पास गया, ध्यान से सुनिएगा। जब मैं जो के पास गया तो मैंने जो से कहा तुमने ऐसा क्या करा। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट वो है, ध्यान से समझिएगा। आपको एक चीज दिखा रहा हूं, मुझे बताइएगा। सो मैं जब मैं जो के पास गया तो जो ने क्या करा, जो ने ऐसे करके मुझे एक शीट दिखाई। सो जो ने मुझे ऐसे करके एक शीट दिखाई। मैंने कहा ये क्या शीट है? तो जो बोला सर देखो, अगर लंदन में किसी को गाड़ी चलानी है तो हमें तो ये पता उसे ये चीजें आनी चाहिए। मैंने क्या क्या आना चाहिए? उसे कंट्रोल स्टॉप लेना आना चाहिए, उसे गाड़ी रिवर्स कैसे होगी ये लेना आना चाहिए, गाड़ी राइट कैसे रिवर्स होगी ये आना चाहिए, गाड़ी पे रोड टर्न कैसे होगी आना चाहिए, और ये करते करते उसका गाड़ी पे कंट्रोल भी होना चाहिए और ऑब्जर्वेशन भी होनी चाहिए। उसे फॉरवर्ड पार्क करना आना चाहिए, उसे रिवर्स पार्क करना आना चाहिए, उसका कंट्रोल होना चाहिए एक्सीलेटर पे, क्लच पे, गियर पे, फुट ब्रेक पे, पार्किंग ब्रेक पे, स्टीयरिंग पे, बैलेंस पे, पीवीआर है, डोर पे। उसे मिरर का यूज करना आना चाहिए, सिग्नल देते समय, डायरेक्शन चेंज करते समय, स्पीड चेंज करते हो, और उसे सिग्नल्स में नेसेसरी, करेक्ट और टाइमली सिग्नल देने आने चाहिए। जो ट्रैफिक साइंस होते हैं, ट्रैफिक लाइट, रोड मार्किंग, ट्रैफिक साइन, कंट्रोलर, ये आने चाहिए। ऐसे करके उसने मुझे, अब क्वेश्चन आ रहा है आप लोग लिए, ध्यान से बताना, ऐसे करके उसने मुझे 150 पॉइंट की एक लिस्ट दी, और उसने कहा सर हमने तो मैडम से ये वाली चीज करवाई और मैडम पास हो गई। अब मुझे बताइए आपको क्या दिख रहा है, ये क्या था जो के पास? यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत आंसर है, मुझे बताइए जो के पास क्या था? वॉट डिड जो हैव? जो के पास, जो के पास, जो के पास एक साइंस है। वो साइंस किस चीज की है? वो साइंस इस चीज की है कि आप जो को एक, कोई भी अनट्रेंड आदमी दो, आप जो को कोई भी अनट्रेंड आदमी दो, और जो क्या करेगा, उस आदमी को सिखा देगा। सो उसके पास एक ऐसा खांचा है जिस खांचे से आप उसे कितने भी आदमी दो, उस चीज को वो सिखा देगा। तो उसके पास एक स्केलेबल सिस्टम है, जिस सिस्टम से वो अनट्रेंड आदमी को ट्रेंड बना देता है। और यहां पे हमारा आंसर छिपा हुआ है, और वो आंसर ये है कि हमारे पास, मेरे पास वो साइंस नहीं थी जिससे मैं लोगों को फटाफट डेवलप कर सकूं, कोई खांचा नहीं था। एंड दिस इज वेयर द फंडामेंटल प्रॉब्लम वाज। हमारे यहाँ जो लोग थे, हमारे सिखाने का तरीका यह था, सेल्स वाले को बोला यार तू सिखा दे भाई, उसे ही आधा आता है, अगले वाले को और आधा आता है। दूसरी चीज, हम लोग इस वाली चीज के बारे में सोचते नहीं थे। तीसरी चीज, हमारे यहाँ आदमी अपने आप रह के सीख जाता है, हमारे पास कोई साइंस नहीं है जिसे हम रिपीट कर सकते हैं और लोगों से करवा सकते हैं। सो दिस साइंस इज मिसिंग इन द सिस्टम, और इसी की वजह से हमारे लोगों के डर है कि यार ये चला जाएगा, चला गया तो क्या होगा, और फिर हम नया कहां के लेके आए, कहां से लेके आएंगे, क्योंकि हमारे पास आदमी नहीं है, हमारे पास कोई साइंस ही नहीं है। जिस दिन हमारे पास ये वाली साइंस आई, उस दिन के बाद से हमने लोगों की चिंता बंद कर दी। क्योंकि हमारे हिसाब से काम करो, क्योंकि हमें तो एक तमीज का आदमी चाहिए जिसका एटीट्यूड अच्छा हो, जिसे हम सिखा देंगे, क्योंकि सिखाना हमें आता है। और ये वो चीज है जो हमारे अमेजिंग सिस्टम है, और जिसकी वजह से हमारा बिजनेस स्केल नहीं, क्योंकि फंडामेंटल चीज है। आपके लोग तैयार इसलिए नहीं हुए क्योंकि वी हैव अ मिसिंग साइंस, और इसलिए हमारी चीज स्केलेबल नहीं है, इट्स नॉट स्केलेबल, और रिपीट नहीं हो रहे, इसीलिए हमारे क्या हो रहे हैं, लोगों के इश्यूज आ रहे हैं। सो दिस इज अ प्रॉब्लम वी हैव टू सॉल्व। सो उसके बाद मैंने जो से कहा कि यार जो, यार ये वाली चीज तो तुमने बड़ी गजब बनाई है। सो जो ने मुझसे कहा कि सर ये तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे ना यहाँ पे एक ट्रेनिंग करिकुलम बना हुआ है। मैंने कहा ये ट्रेनिंग करिकुलम क्या है? बोले ये हमारे यहाँ बना हुआ है, और ये हमारे यहाँ इंस्ट्रक्शन डिजाइनर्स ने बनाया हुआ है। मैंने कहा ये इंस्ट्रक्शन डिजाइनर कौन होते हैं भाई? तो उसने हमें बताया, मैंने कहा मिलवाओ मुझे इंस्ट्रक्शन डिजाइनर से। तो उन्होंने, मैंने पूछा भाई आप क्या करते हो इंस्ट्रक्शन डिजाइनर? बोले सर हमारा काम होता है दुनिया में किसी भी आदमी को अगर कुछ सिखाना है, उस चीज को सिखाने के लिए इंस्ट्रक्शंस कैसे लिखे जाते हैं, ये हमें होता है। तो अगर आपको नर्सरी के बच्चे को सिखाना, हम उसे भी सिखा सकते हैं, अगर आपको पायलट को सिखाना है तो उसे भी सिखा सकते हैं। सो ये अपने आप में एक साइंस होती है। मैंने कहा साइंस की क्या खासियत होती है? बोले खासियत ये होती है कि हम लोग जब इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं किसी भी आदमी को सिखाने के, तो हमारे इंस्ट्रक्शंस इस तरीके से होते हैं कि 30% की एबिलिटी वाले आदमी से
95% की एबिलिटी वाला आदमी जो है, ये सारे के सारे लोग सीख जाए। अच्छा, सो क्योंकि बाकी के जो टॉप 5% होते हैं वो किसी भी इन्वायरमेंट में सीख जाते हैं। सो उन्होंने बताया हमारे जो इंस्ट्रक्शंस है वो इस तरीके से बनने चाहिए कि हम 30% की एबिलिटी को भी सिखा लें और 95% की एबिलिटी को भी सिखा लें। और ये स्ट्रक्चर होता है जो हमें क्रिएट करना होता है इस वाली चीज के लिए। तो हमारे पास जब ये साइंस आ जाती है तब हम ये वाला काम कर सकते हैं। और उस दिन मुझे एहसास हुआ कि या मेरे पास तो ये साइंस ही नहीं थी, कोई तरीका ही नहीं है उस वाली चीज को करने का, स्ट्रक्चर्ड तरीका। जिसमें जो स्ट्रक्चर्ड तरीका वो कुछ इस तरीके का है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। जो स्ट्रक्चर्ड तरीका है सेल्स वाली चीज में, अगर किसी आदमी को तैयार करना है तो भाई उसे लीड जनरेट, सॉरी ये नहीं, उसे क्या करना आना चाहिए। अगर मैं ट्रेनिंग की बात करूं तो ट्रेनिंग सिस्टम में उसे ट्रेनिंग करिकुलम में ये वाली चीज पता होनी चाहिए। अगर एग्जीक्यूटिव सेल्स है तो भाई उसे ऑब्जेक्शंस कैसे मैनेज करने, तो उसका जो ट्रेनिंग करिकुलम है वो पूरा ही होना चाहिए। उसे ये आना चाहिए जनरेट लीड कैसे करूंगा, क्वालिफाई लीड कैसे करूंगा, अंडरस्टैंड कैसे करूंगा, ग्रेड कैसे करूंगा, आस्क कैसे करूंगा, रूट कॉज कैसे समझूंगा, ये सारी चीजें उसे आनी चाहिए। क्योंकि अगर उसे ये नहीं आता तो दिक्कत होगी। तो ये पहली चीज है। क्या ये समझ में आ गया? हमारे पास साइंस होनी चाहिए उस वाली चीज को करने के लिए और करवा देने के लिए। ये साइंस ही मिसिंग है। मैं जिस आदमी को चाहूं उस आदमी को तैयार कर सकता हूं अगर मेरे पास ये वाला स्ट्रक्चर है तो। आप देखो, आप जिस भी जगह पे बिजी हो वहां पे इस वाले स्ट्रक्चर की जरूरत है इस चीज को करने के लिए। अब यही पहली चीज। अब मैं आपको बताता हूं दूसरी चीज जो हम मिस्टेक करते हैं, और ये मिस्टेक मैं आपको बताता हूं कैसे मुझे समझ में आई, कब पकड़ी। तो हमारे एक बिजनेस ओनर के साथ मैं काम कर रहा था। उन्होंने मुझसे कहा, सर ये मेरा मेंटेनेंस का जो मैनेजर है ना, ये बढ़िया काम ही नहीं कर पाता। मैंने कहा, क्या नहीं कर पाता? बोले, सर मैंने इसे कितनी बार समझाया है, अपने सेल्स मैनेजर को समझाया, तू यार एनालिसिस क्या कर अपने सेल्स वालों का, इन्हें ट्रेनिंग दे और ये वाली चीज कर। मैंने कहा, फिर क्या किया उसने? बोले, करते ही नहीं है। आपको बताता हूं क्यों नहीं करते। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे आंसर है आपका। किसी भी आदमी को सिखाने के 4 लेवल्स होते हैं। ये लेवल क्या होते हैं? सबसे पहला लेवल होता है रिमेंबर, मतलब कि जिस आदमी को मैं सिखा रहा हूं क्या उसे याद रख सकता है। उसके बाद जो सेकंड लेवल होता है वो लेवल होता है, क्या होता है? अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का मतलब कि भाई ये वाली जो चीजें हैं क्या वो समझता है। और उसके बाद ये थर्ड इंपॉर्टेंट लेवल होता है अप्लाई। जो ये चीज है क्या वो ये कर पाता है। और ये जगह होती है जहां पे लोग फेल होते हैं। तो मैंने आपको जो एग्जांपल बताया, जब मैं उनके मेंटेनेंस मैनेजर के साथ बात करी, उसे पता था प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होती है, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस क्या होती है। मैंने कहा प्लान बना के लेके आ, नहीं आता था बनाना। तो आप उसे दुनिया भर की चीज बोल लो, तू ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, उससे कुछ होगा नहीं। क्योंकि जब तक आप ये टेस्ट नहीं करोगे भाई इसे ये वाला काम करना भी आता है कि नहीं, तब तक काम नहीं होंगे। दूसरी चीज, वो आदमी कभी भी आके आपसे नहीं बोलेगा कि मुझे नहीं आता, क्योंकि आप सोचोगे मैं बुद्धू हूं, तो वो कभी भी आपके पास नहीं आएगा। और वो क्या करता रहेगा, आपका टाइम, चीजें जो है वो टलती चली जाएंगी। सो आपको ये इंश्योर करना पड़ता है, जिस भी आदमी को काम दे रहे हो, डेलीगेट कर रहे हो, सबसे पहले देखो क्या ऐसे एप्लीकेशन लेवल की स्किल है नहीं इसके पास ये काम करने की। सो जब मैंने बहुत सारे बिजनेस मैनेजर्स के साथ काम किया है, ओनर्स के साथ काम किया है, तो आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मैनेजर है न्यू सेल्स, मैंने देखा कि यार उन लोगों को, जब मैंने उनसे बात करी तो मैंने उनसे देखा इन्हें वर्क प्लानिंग करनी नहीं आती, टेरिटरी प्लानिंग पता है क्या होती है, अंडरस्टैंड क्या होती है, अप्लाई करनी नहीं आती। डेटा एनालिसिस जो है, हम वो बिजनेस ओनर, हमारे बिजनेस ओनर कहते हैं सर इन्हें डेटा एनालिसिस नहीं कर पाते हैं, ये सब नहीं कर पाते हैं। उन्हें पता है डेटा एनालिसिस क्या होता है, लेकिन आता नहीं है अप्लाई करना, एनालाइज करना नहीं आता। और ये वो गैप्स हैं जिसकी वजह से उनके काम कभी भी नहीं हो रहे हैं। तो जब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं, ये सारी चीजें हैं जो हमें समझ नहीं होती। हम लोग क्या करते हैं, लूज तरीके से सोचते हैं कि यार इस आदमी को ट्रेन कर दिया चलो हो गया। ऐसे नहीं होता भाई। क्या सबको समझ में आ गई ये वाली टी वाली चीज? सो अगर मुझे सेल्स के आदमी को तैयार करना, मुझे इंश्योर करना पड़ेगा पहले उसके गैप्स, और उसके बाद उसको करने के लिए वो कौन से लेवल पे है। अगर आपका सेल्स का आदमी नेगोशिएट नहीं कर पा रहा है, आपने उसे बताया बेटा ऐसे नेगोशिएट करते हैं, आपके बोल देने से कुछ नहीं होगा। आपको लौट के चेक करना पड़ेगा, चल करके दिखा इसे एप्लीकेशन आता है कि नहीं, और ये सब जगह पे करना होगा। एम आई मेकिंग सेंस? क्लियर हो गई ये वाली चीज आप लोगों को? भाई लोग समझ में आ रहा है जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं? यही साइंस है। आप में से अगर किसी आदमी ने आज तक लोगों से काम करवाने की कोशिश की हो और आपका काम नहीं हुआ हो, तो आप देखोगे इसमें से बहुत सारे स्टेप्स मिसिंग होंगे। और ये फंडामेंटल फेलियर लोगों के नहीं है, इट इज अ सिस्टम विच इज फेलिंग पीपल। सो पीपल आर नॉट फेलियर्स जो हम लोग सोच के बैठ जाते हैं।
हमारे सिस्टम सपोर्ट नहीं करता। आप सोचो, मेरे एक्सपीरियंस में 98% जो लोग हैं वो अपना 8 से 10 घंटे आपके साथ समय बिताते हैं। दे वांट टू डू गुड वर्क बट द सिस्टम शुड सपोर्ट देम। दे स्ट्रगल देमसेल्व्स, उन्हें फीडबैक नहीं मिलता, उन्हें ये गैप्स नहीं आइडेंटिफाई करते। और आपके बिजनेस में किसी की हैसियत है भी नहीं इस लेवल पे जाके काम करने की आपके अलावा। अगर आप नहीं करोगे ये वाली चीज तो नहीं होगी ये वाली चीज, और उस चीज को एक्सपेक्ट करना गलत बात है। दैट इज अ रॉन्ग एक्सपेक्टेशन यू सेट अप फ्रॉम पीपल एंड फ्रॉम योरसेल्फ। सो सबको ये वाली चीज समझ में आ गई? अगर ये वाले फ्लॉज होंगे और ये वाली चीज होंगी तो लेवल्स, जब भी आप किसी को ट्रेन करते हो, किसी को कोई चीज बताते हो, ये लेवल्स याद रखना हमेशा कि यार ये एप्लीकेशन के लेवल पे है भी नहीं। आपके जो मैनेजर लोग होने चाहिए वो चौथे लेवल पे होने चाहिए। उन्हें एनालाइज भी करना आना चाहिए, क्योंकि उन्हें लोगों की परफॉर्मेंस एनालाइज करनी आनी चाहिए, डेटा एनालाइज करना चाहिए। अगर उनके पास ये स्किल नहीं है वो आपके मैनेजर नहीं बनेंगे। और आप सोचोगे यार ये टेक्निकली तो बढ़िया काम करता था, बढ़िया लड़का, अब मैनेजर बनाया तो बेकार हो गया। वो इसलिए बेकार हो गया बिकॉज ही डजंट हैव द स्किल्स। आपने ये वाली चीज आइडेंटिफाई नहीं करी। वो आप क्या उम्मीद करते हो कि आपके जो लड़के हैं, जो आपके एम्प्लॉयज हैं, वो इस क्लैरिटी के साथ आपके पास आएंगे और कहेंगे मुझे नहीं आता? नो वन इज कमिंग। ये आपको पता लगाना पड़ेगा कि ये कहाँ स्ट्रगल कर रहा है, किस जगह पे स्ट्रगल कर रहा है। आप कह दोगे ये बेकार है, नया आदमी लेके आओगे वो भी बेकार निकलेगा। जिनके साथ मैं कस्टमर के साथ काम कर रहा था वो 9 मेंटेनेंस के मैनेजर बदल चुके थे। 10वां जब उन्होंने बदला तो बोले कि भैया मेरे अंदर ही कोई गड़बड़ है। और 10वें वाले ने काम किया क्योंकि इस तरीके से हमने काम किया। क्लियर हो गई ये वाली चीज? सो ये है आपका चौथा लेवल, जिस लेवल पे जाके आपको देखना होगा कि जब मैं पोजीशन, अगर मैं सेल्स के लोगों को तैयार कर रहा हूं तो किस जगह पे मेरे फंडामेंटल फ्लॉज हैं। सो ये हो गई आपका ट्रेनिंग सिस्टम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। सो आप देखोगे पीटीएसटी तक जो चीजें हैं, पीटीएसटी तक जो चीजें हैं वो चीजें हैं आपकी लोगों को इनेबल करना, लोगों से ये वाली चीज इंश्योर करना, इसे आती है। ये जो डी और एम है, ये वो चीजें जहां पे आपकी चीजें मिस हो रही है। सो डी जो है वो है डेली मैनेजमेंट। ये जो डिसिप्लिन है ये बिजनेस ओनर का डिसिप्लिन है, राइट। और ये वाली जो चीज है ये है डेली मीटिंग डिसिप्लिन, जो बिजनेस ओनर के पास होना चाहिए। अब समझते हैं इस वाली चीज को। देखिए, लोगों को बता देने से कोई काम नहीं होता। आपने बोला, उसने सुन लिया, आपने कहा समझ में आ गया, उसने कहा समझ में आ गया, आपने पूछा किया, कहेगा नहीं किया। आपके यहाँ चीजें इसलिए नहीं होती क्योंकि फॉलो अप के सिस्टम मिसिंग है। फॉलो अप नहीं होता चीजों का, और चीजों का फॉलो अप इसलिए नहीं होता क्योंकि उस फॉलो अप की जिम्मेदारी आपने अपने ऊपर ले रखी है। आप अपने ऊपर जो जिम्मेदारी लोगे वो फेल हो जाएंगी, ठीक है। इसीलिए ये जो डी है ये इस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। डी का मतलब हो गया डेली मैनेजमेंट। डेली मैनेजमेंट में 3 चीजें आती हैं। एक आता है आपके डेली चेकलिस्ट, सेकंड आता है आपका डेली डेटा, और थर्ड आता है डेली मीटिंग। डेली चेकलिस्ट का मतलब ये है कि मेरे पास जो लोग हैं उन्हें क्लैरिटी होनी चाहिए कि मेरे यहाँ क्या क्या काम होता है। उसके बाद जो डेली डेटा का मतलब है वो ये है कि मैं उससे कहूंगा भाई ये वाला जो डेली डेटा है ये तुम मुझे भेज दो। ये डेटा भेजने की जिम्मेदारी, लेने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, जिम्मेदारी उसकी होनी चाहिए कि भाई मैंने तुम्हारे लिए ये वाला डेटा डिफाइन कर दिया, ये मेरे पास चल के आ जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप डेटा को लेने जाओगे फेल हो जाएगा। हर वो काम, जिस काम की जिम्मेदारी रोजमर्रा के काम जो आपने अपने ऊपर ले ली, वो क्या हो जाएगी? फेल हो जाएगी। तो ये वाली जो जिम्मेदारी है ये किसने ले ली? लोगों के ऊपर होगी। और उसके बाद इस डेटा के अराउंड डेली मीटिंग होनी चाहिए, जो एक आधे घंटे की मीटिंग होनी है, 5 मिनट की, और इसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए। आप लोगों को टिप दे रहा हूं जो कल से इस्तेमाल कर सकते हो, ध्यान से सुनना। अपने लोगों को इकट्ठा करना और हर से सिर्फ ये 3 क्वेश्चन पूछना। पहला क्वेश्चन, कल क्या किया? सेकंड क्वेश्चन, आज क्या करने वाले हो? थर्ड क्वेश्चन, आज का काम करने में कोई चैलेंज है? 5 मिनट का टाइम देना है। इससे आगे अगर कोई टाइम ले रहा है उस मीटिंग को रोको और उससे अलग से मीटिंग करो। फिर दूसरे से पूछो कल क्या किया, आज क्या करोगे, क्या बाधा आने वाली है। फिर तीसरे से पूछो कल क्या किया, आज क्या करोगे, क्या बाधा आने वाली है। आप ये वाला काम सिर्फ 30 दिन तक कर लो, सारी चीजें बदल जाएंगी। सिर्फ एक छोटा सा डिसिप्लिन। और जिस दिन आप ये वाला डिसिप्लिन डेटा के साथ लेगा उस दिन तो गेम नेक्स्ट लेवल पे चला ही जाएगा। लेकिन ये आज भी आपके लिए काम कर देगा। क्या सबको समझ में आ गई? ये वाली जो चीज है ये हो गई आपका डी। डी का मतलब डेली डेटा, सॉरी डेली मीटिंग। अब क्वेश्चन ये है कि आपने लोगों से कहा
आपने लोगों से कहा कि बेटा ऐसा करना, ये वाला जो डेटा है ये मुझे डेली लेवल पे भेज देना। आपने कहा और उसने कर लिया, नहीं होगा। मैं बताता हूं ये कैसे होगा, राइट? क्योंकि बोलने से कुछ नहीं होता, सिस्टम से इनेबल करने से और कायदे से जगह पे चीजें डालने से होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं ये वाली चीज क्यों नहीं होती, और ये वाली चीज इसलिए नहीं होती क्योंकि मॉनिटरिंग के ट्रैकिंग सिस्टम मिसिंग है। पीपल की परफॉर्मेंस जो है वो मिसिंग है। आपको पता ही नहीं कि एक दिन में किसी आदमी का क्या आउटपुट निकला। अब क्योंकि ये वाला आउटपुट नहीं निकाल सकते, इसलिए लोगों को फोर्स भी नहीं कर सकते। और इसके लिए क्या होता है, इसी के लिए जो सैलरी स्ट्रक्चर है आपके यहाँ वो क्या है, फिक्स सैलरी स्ट्रक्चर। फिक्स सैलरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि भाई आपने मुझसे कहा सुमित जी आपकी तनख्वाह 10,000 रुपए है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब आपने मुझे कोई एक्स्ट्रा काम दिया, सुमित जी ऐसा करना कि यार ये वाला डेटा मुझे भेजना। मैं कहूंगा हाँ भेज दूंगा, लेकिन मैंने भेजा नहीं। तो आप मेरा क्या बिगाड़ लोगे? आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। इसलिए नहीं बिगाड़ पाओगे क्योंकि आपका मैं सरकारी दामाद हूं। सरकारी दामाद इसलिए हूं क्योंकि मैं काम करूं तब भी आप मुझे 10,000 रुपए दोगे, और मैं काम नहीं करूं तब भी आप मुझे 10,000 रुपए दोगे। अब आपको वो तरकीब बता रहा हूं जिसकी वजह से मैं काम करूंगा। तो अब आप मुझसे कहोगे सुमित जी आपकी सैलरी है 10,000 रुपए, इसमें से जो फिक्स सैलरी है वो है 8,000 रुपए, और जो वेरिएबल सैलरी है वो है 2,000 रुपए। मैं आपको ये वाले जो 2,000 रुपए हैं ये तब दूंगा जब ये मैं आपको तब दूंगा जब आप मुझसे डेली डेटा होगा और डेली मीटिंग होगी, एंड देन आई स्टार्ट केयरिंग। नहीं तो मुझे क्या चिंता, आप मुझसे बोलते रहो मैं काम कर रहा हूं तब भी मुझे पैसे मिल रहे हैं। और मुझे पता है कि सेठ को हमारे नए आदमी लेने नहीं आते, क्योंकि मैं इतनी बदतमीजी करता हूं, मैं कामचोरी मचाता हूं, सेठ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तो मुझे सबकॉन्शियसली पता है कि सेठ कुछ नहीं कर पाएगा मेरा। सेठ इज नॉट डूइंग एनीथिंग, कुछ नहीं हो रहा मेरा। मैं आराम से निश्चिंत होकर काम कर रहा हूं, क्योंकि सेठ तो कहता मैं ही कर लूंगा, तो सेठ कर लेता है। तो सेठ की जिंदगी ऐसी चल रही है, मेरी भी चल रही है। और इस वजह से क्या होती है, मिसिंग मॉनिटरिंग की वजह से, ट्रैकिंग की वजह से क्या होता है, ये वाली चीज लोगों से नहीं होती, क्योंकि जो सैलरी का स्ट्रक्चर, जो परफॉर्मेंस का स्ट्रक्चर है वो इस चीज को इनेबल नहीं करता है। जब तक आप ये सारी चीजें इनेबल नहीं करोगे, जब तक आप ये वाले सारे काम नहीं करोगे, इट विल नॉट हैपन। आपको बता रहा हूँ ये वाली जिस चीजें मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि ये होता है। मैं कितनी फैक्ट्री में घुसा हूँ, सब जगह ये रिपीटेड पैटर्न्स हैं, सबके ये रिपीटेड पैटर्न्स हैं। और छोटी छोटी चीजें हैं, ये कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है। आप ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये एसेट है आपके बिजनेस का। एक बार तैयार हो गया उसके बाद आपको कभी भी लोगों की दिक्कत नहीं आने वाली, और ये वाली चीज नहीं होने वाली। क्या सबको क्लियर हो गई पीटी स्टेडियम वाली चीज? तो मैं आप लोगों को ये वाली चीज दिखाता हूँ। और ये जो मेरा सिस्टम जिसकी मैंने आपको बात करी है, इसका मैन्युफैक्चरिंग से ले से आपकी होलसेल, ट्रेडिंग, रिटेल, एडवाइजर, कंसल्टेंसी, डॉक्टर, हॉस्पिटल, सर्विसेज कंपनी, सब जगह चलती है। क्योंकि मैंने आप इस पूरे स्ट्रक्चर में मैंने आपको आपके बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं बताया। मैंने आपको बताया मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। क्या सबको समझ में आ गई ये वाली चीज? आई डेंट टीच यू, मैंने किसी को प्लास्टिक बनानी नहीं सिखाई, मैंने किसी को धागा बनाना नहीं सिखाया, मैंने किसी को आर्किटेक्ट बनना नहीं सिखाया। मैं तो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर बताता हूँ जो स्केल करने के लिए चाहिए होता है। सबको समझ में आ रही है वाली चीज? आपको बताता हूँ, बहुत सारे बिजनेस ओनर्स हैं जिनके साथ ये वाली चीज जो है, जैसे आपको दिखाता हूँ, कुछ कुछ बिजनेस ओनर्स हैं जिन्होंने इस वाली चीज को लगाया और इस वाली चीज को करा। तो जैसे आपको बताता हूँ, यहाँ पे हमारे, राइट, ये हमारे जगदीश जी हैं। इनका केस स्टडी दिखा रहा हूं आपको। ये क्या है, इनका ब्रांड ओनर है। इनका अपना कुल्फी का ब्रांड है गुजरात में, मोर एंड मोर के नाम से। इन्होंने क्या करा, अपने पीटी स्टेडियम के सिस्टम को लगाया। पहले फैक्ट्री में घुसे रहते थे, लोगों की प्रॉब्लम है। हम लोग का ये अग्रीमेंट हुआ, तो भाई आप बिजनेस ओनर हो, आप ऑपरेशन से बाहर निकलो और बिजनेस की ग्रोथ की तरफ काम करो, क्योंकि आप ही वो आदमी जो अपने बिजनेस को यहां तक लेके आए, और अब आप गलत चीज में फंस गए हो। उन्होंने क्या करा, इस वाले सिस्टम को अप्लाई करे। उसके बाद आपको इन्होंने मुझसे अपने रिजल्ट शेयर करे, जो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। एक ये है जगदीश जी। ये आप देखो, जनवरी 21 2021 की बात है। इन्होंने कहा सर मैंने अपने नए 5 स्टोर शुरू कर दिए अपने कुल्फी के ब्रांड के। मैंने बहुत बढ़िया। और आप देखो 20-21 दिन बाद 13 फरवरी को, पांचवा छठा था, अब इन्होंने कहा सर अब मैं 7वां 8वां पार्लर भी खोल रहा हूँ 16 फरवरी को। मैंने कहा बहुत बढ़िया जगदीश जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस।
और इन्होंने कहा सर इस बार मेरा 50% ग्रोथ हुई है और डेटा का कमाल है। मैंने कहा बढ़िया जगदीश जी, थैंक यू सुमित जी। क्या सबको समझ में आ रही है वाली चीज? क्यों? क्योंकि राइट जगह पे फोकस कर रहे हो। आपका बिजनेस अपने आप ग्रो नहीं होने वाला। आप लोग इस वाली चीज को समझिए, ये वाली चीजें अपने आप ग्रो नहीं होंगी। सो मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूं आज, मुझे बताओ आप लोगों को अभी करंटली क्या रोक रहा है? व्हाट इज स्टॉपिंग यू? अभी आप लोगों को आपके गोल अचीव करने से क्या रोक रहा है? व्हाट इज स्टॉपिंग यू टू अचीव योर गोल्स? आपकी कमिटमेंट। मैं थोड़ी चीजें लिख रहा हूं, थोड़ी सी कठोर चीजें लिख रहा हूं। लेजीनेस, नॉट टेकिंग डिसीजंस। मुझे पता है राइट काम क्या है, मुझे पता है सारा रास्ता क्या है, लेकिन फिर भी नहीं चल रहा। नो एक्शन, एक्शन नहीं लेना। चीजें पता है, कंफर्ट जोन। क्या जिंदगी चल तो रही है, आप ये बोलते नहीं हो अपने आप से, लेकिन ये चीजें इंटीरियर में चल रही हैं। बर्निंग डिजायर नहीं है, कई जगह नॉलेज मिसिंग है, यार करना चाहता हूं ये वाली चीज। ये चीजें हैं जो आपको रोक रही हैं। और इन चीजों पे अपने आप टाइम, कई लोगों की ये वाली चीज होती है, सर मेरे पास टाइम नहीं है। भाई एक बात बताओ, किसके पास टाइम है? हमेशा क्या होता है, आप इस वाली चीज को सोचो, हम लोग की जो जिंदगी है वो इस तरीके की प्लेट है। इस प्लेट में बहुत सारा खाना पड़ा हुआ है और कुछ ना कुछ फिकना है। आप ये कहोगे बहुत सारा खाना, बहुत सारा खाना, उससे कुछ फर्क थोड़ी पड़ रहा है। और आपको बताता हूं, आपका परफेक्ट टाइम कभी भी नहीं आने वाला। परफेक्ट टाइम का वेट करते हैं यार, तब से करूंगा, जनवरी से करूंगा, नए साल से करूंगा, शादी के बाद करूंगा, उसके बाद करूंगा। भाई नहीं होगा ऐसे। एक्शन अगर समझ में आ गया तो उसी दिन लेना पड़ेगा और उसी टाइम करना पड़ेगा, क्योंकि परफेक्ट टाइम नहीं आने वाला। ये फैलेसी है। सर इस वाली चीज को समझो। मुझे बताओ पिछले 6 महीने में आपके पास कब टाइम था? पिछले 6 महीने में कब टाइम था? एक साल में कब था? अगर तब टाइम नहीं आया तो अभी कोई जादू होने वाला है क्या? टाइम इसी में से निकालना पड़ेगा। शादी, बच्चों की एजुकेशन, ये जिंदगी चलती रहेगी। दिस इज लाइफ। अगर आपको आगे बढ़ना है तो एक्शन लेना पड़ेगा, लेजीनेस छोड़नी पड़ेगी, कमिटमेंट लेना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। और ये वाली चीज करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा। आप जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हो, आपकी नौकरी नहीं है कि आप बैठोगे और आपको पैसे मिल जाएंगे। आप एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में ऑपरेट करते हो। इस वर्ल्ड में अगर मेहनत नहीं करोगे तो नहीं आएंगे पैसे, और कंपटीशन धीरे धीरे वाला काम कर लेगा। आप अपनी चॉइस से बिजनेस ओनर बने हो, नहीं तो आप बड़े मजे से नौकरी कर सकते हो। बिजनेस ओनर इसलिए बने हो ताकि जीत सको, और जीतने के लिए राइट काम करने पड़ेंगे, तभी आप लोग नेक्स्ट लेवल पे पहुंच पाओगे। क्या सब लोग अग्री करते हैं इस वाली चीज से? सो इसी तरीके से क्या है, ये हमारे एक दूसरे बिजनेस ओनर हैं, राइट, जिन्होंने, ज्ञान सिंह जी हैं, इनका बॉलीवुड फैशंस के नाम से रिटेल का बिजनेस है। ये कहते हैं सर मेरा तो गल्ले का काम है, कच्चे का काम है, मेरे यहाँ कैसे होगी ये वाली चीज? मैंने भाई करोगे ट्राई तब होगी, सोचने से नहीं होगा। तो यहाँ पे इन्होंने मुझसे, इन्होंने अब अपने 5 माह, अब मेरे ख्याल से 8-9 स्टोर इनके खुल गए। सो इन्होंने कहा थैंक यू सुमित सर एंड टीम फॉर कमिंग इन माय लाइफ, आवर बिजनेस प्रॉफिट्स हैव ग्रोन 3 times अप सिंस वी हैव कनेक्टेड विद यू। नाउ वी हैव 4 डिजिटल मार्केटर्स वर्किंग ऑनलाइन, और हम लोग एक और ब्रांच खोलना है उदयपुर में। क्रेडिट गोज टू यू एंड योर टीम। मैंने कहा बहुत बढ़िया ज्ञान जी, थैंक्स सर, इन्होंने कहा। सो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ ये वाली चीज जो मुझे बताइए। सो डू यू एग्री दैट पीटी स्टेडियम विल वर्क फॉर यू? बताइए, डू यू थिंक दैट दिस सिस्टम विल वर्क फॉर यू? मैंने आप लोगों से ये वाली चीज कही थी, मैंने आप लोगों से ये वाली चीज कही थी कि मैं आप लोगों को काम करने का एक तरीका बताऊंगा, अलग तरीका। क्या सबको समझ में आ गई ये वाली चीज? एम आई मेकिंग सेंस? मैंने आप लोगों से ये वाला प्रॉमिस किया था। अब अब मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं, और मुझे ध्यान से सुनिए। मैं आप लोगों को जितना भी ऑटो पायलट था आज, राइट, मैं आप लोगों को, जैसे मैंने आपको लेवल्स बताते हैं लर्निंग के। सो L1 लेवल है, रिमेंबर। L2 लेवल है, अंडरस्टैंड। L3 लेवल है, अप्लाई। सो आप देखोगे मैं आप लोगों को आज गिवन समय में इस लेवल तक ले जा पाया कि आप लोगों को ये वाली बात समझ में आ गई, ये वाली चीज आ गई। लेकिन इस वाली चीज को अप्लाई करने के लिए मुझे लगभग लगभग 10 से 12 घंटे का समय चाहिए होता है। इस वाली चीज के लिए मैंने एक वर्कबुक बना रखी है।
जिस वर्कबुक मैंने सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस और सारी की सारी चीजें जो भर रखी हैं, इस वाली चीज को करने के लिए मुझे 10 से 12 घंटे का समय चाहिए होता है इस वाली चीज को करने के लिए। तो ये वाली चीज जिन लोगों को अप्लाई करनी है ये वाली चीज, और जिसको को ये वाली थ्योरी समझ में आ गई, उनके लिए मैं कुछ आप लोगों को बता सकता हूँ एक चीज जो हम लोग करते हैं, कि इस वाली चीज को डिटेल लेवल पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में हम लोग किस तरीके से लेके जा सकते हैं और ये वाली चीज कैसे कर सकते हैं। सो इस वाली चीज को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारा एक प्रोग्राम होता है, राइट। ये जो प्रोग्राम होता है ध्यान से सुन लीजिएगा, ये हमारी 3 दिन की वर्कशॉप होती है, और ये ऑनलाइन वर्कशॉप होती है, ध्यान से सुनिएगा, मंडे ट्यूसडे और वेंसडे 3 दिन होती है वर्कशॉप। और टाइम होता है 7 से 10, शाम के 7 से 10, ताकि आपका बिजनेस जो है वो हैम्पर ना हो। जैसे हम लोग अभी क्लास कर रहे हैं, इसमें पूरी वर्कबुक और सारी की सारी जो चीजें हैं वो आपको मिलती हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, इसे अगर आपको अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप तरीके से, तो मुझे इसमें आपको समझाने में 10 से 12 घंटे लगेंगे। सो ये 3 दिन की वर्कशॉप है जो हम लोग करते हैं। आप लोगों को बता देता हूँ ये वाली वर्कशॉप किसके लिए है और किसके लिए नहीं है और क्या है ये। सो ये जो प्रोग्राम है, मैंने आप जो बहुत सारे बिजनेस ओनर्स के साथ काम करके डिजाइन किया हुआ है, जो कि सारी चीजें कंप्लीट कर देता है ऑटो पायलट की। अब ध्यान से समझिएगा, ये स्टूडेंट के लिए नहीं है, जिसके पास बिजनेस नहीं है उसके लिए नहीं है, क्योंकि ये टेक्निकल कोर्स है, ये क्रैश कोर्स है, राइट। जिसमें मैं बहुत बेसिक से शुरू नहीं करता हूँ, बेसिक चीजें आप लोगों को पता है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं इसके अंदर डिस्कस करता हूँ। मेरा सारा बिजनेस का जो एक्सपीरियंस है इस वाली चीज में, ऑटो पायलट वाला, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। मुझे जो जो आता है वो मैं इसमें सबको बता दूंगा। लेकिन ये वाला प्रोग्राम सबके लिए नहीं है, ध्यान से सुन लीजिए किसके लिए है और किसको इस प्रोग्राम का फायदा होगा। तो सबसे पहली चीज, ये वाला जो प्रोग्राम है ये उस आदमी के लिए जिसकी ऑटो पायलट अर्जेंसी है, राइट। अगर आपका बिजनेस इसलिए ग्रो नहीं कर रहा है क्योंकि आप डेली बिजनेस की फायर फाइटिंग में लगे रहते, और जिसकी वजह से जो आपके गोल्स हैं, जो आपके दिमाग में आइडियाज हैं, आप उन्हें एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो क्योंकि आपको समय नहीं मिल पाता इस फायर फाइटिंग से निकलने के लिए, तो ये प्रोग्राम आपके लिए है। ये प्रोग्राम आपके लिए है अगर आप अपने एम्प्लॉयज से काम नहीं करवा पा रहे हो और ये वाली चीजें नहीं कर पा रहे हो। ये प्रोग्राम उनके लिए है जिन्हें एक नया तरीका चाहिए, क्योंकि पुरानी चीजें प्रूव नहीं कर रही, क्योंकि मैं इसमें आपको पूरी तरीके से डिटेल में ये वाली चीजें जो है वो बता देता हूँ। चौथी चीज है जो कमिटेड है भाई, कमिटेड मतलब एक्शन लेने के लिए। चौथी चीज, जो लोग अपने बिजनेस को नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाना चाहते हैं, और ऑफ कोर्स जो लर्निंग के लिए ओपन है, जिनका एटीट्यूड है लर्निंग का, और जिनके पास मेरे को देने के लिए 10 से 12 घंटे का समय है, और वो इस तरीके के व्यक्ति नहीं है जो क्या है बिजनेस में बिजी है और गलत तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास ये वाली चीज है। आप कहोगे मैं बिजी हूं, तो ये प्रोग्राम आपके लिए नहीं है। सो जो लोग को ये वाली चीज समझ में आ रही है, जिन्हें लगता है कि हाँ भाई ये वाली चीज मेरे लिए सही है, आप लोगों को मैं एक ऑफर देने वाला हूँ जिनकी ये वाली कंडीशंस क्वालिफाइड है, सिर्फ उन लोगों के लिए ये वाली चीज, क्योंकि यही चीजें हैं जो मैं कवर करने वाला हूँ। फिर मैं आप लोगों को, जैसा मैंने आप लोगों से कहा, आप लोगों को मैं इस वाली चीज में आई विल गिव यू एन ऑफर, जो अगर आप क्वालिफाइड है इस वाली चीज के लिए, आप इस वाली चीज को रिजेक्ट नहीं कर सकते। कौन कौन है मुझे बताइए, हु ऑल आर रेडी, क्योंकि मैं इस वाली चीज में क्विकली आप लोगों को बता रहा हूं कि हम इसमें क्या क्या कवर करते हैं और क्या क्या चीजें होती हैं। 3 दिन के दौरान हम लोग क्या कवर करेंगे इस वाली चीज को समझ लीजिए ध्यान से। पहले दिन हम लोग इस चीज पे बिताएंगे कि आपको अपने कंपनी का स्ट्रक्चर कैसे बनाना चाहिए, क्योंकि ये ही नहीं बनाया हुआ होता लोगों ने, और जब तक ये नहीं बनाओगे आप इसके ऊपर अपनी पूरी की पूरी बिजनेस की इमारत खड़ी नहीं कर सकते। इसलिए फंडामेंटल पीस है, पहला दिन मैं इसी चीज में बिताता हूँ क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप इस चीज को समझ गए, आपकी 50 से 60% बिजनेस की प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट डे पे हम लोग पीपल मैनेजमेंट के अराउंड आते हैं, और जो हमारा उसमें मेन डिस्कशन रहता है वो इस चीज के अराउंड रहता है कि भाई आप एक एवरेज परफॉर्मिंग एम्प्लॉय को, जो कि आपके यहाँ होंगे, उन्हें टॉप परफॉर्मिंग एम्प्लॉय कैसे बनाओ, और इस वाली चीज को करने के लिए आप उन्हें ट्रेन कैसे करोगे, सिस्टम कैसे बनाओगे, ताकि अगर आपका कोई आदमी छोड़ के चला जाए तो ऐसा ना हो कि आपके बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, इसे सॉल्व कैसे करोगे, इसका सिस्टम कैसे डिजाइन कराओगे। उसके बाद लोगों से बिना फॉलोअप के काम करवाने की तरकीब क्या है, ये वाली चीज मैं आपको बताऊंगा इसी फ्रेमवर्क में। आपका स्टाफ भी प्रोडक्टिव होगा आपकी प्रेजेंस के बिना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मॉनिटरिंग सिस्टम बनाएंगे, और ये जो सिस्टम है मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से लोग अपने आप काम करेंगे। ये पूरा का पूरा जो हमारा दिन है पीपल डेवलपमेंट के अराउंड है, और उसके बाद हम लोग बिजनेस सिस्टम पे जाएंगे, ताकि आप एसओपी कैसे बनाओ, परमानेंट सिस्टम्स कैसे क्रिएट करो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि हमने 6-7 दिन सिस्टम बनाए चलाए, लेकिन हमारे सिस्टम टूट गए, लोगों के भी सिस्टम टूट गए।
तो दूसरे दिन हम लोग ये वाली चीज कवर करने वाले हैं, और थर्ड डे पे हम लोग जाएंगे सेल्स के अराउंड, क्योंकि मैंने आज तक ऐसा बिजनेस ओनर नहीं देखा जिसका बिजनेस ग्रो हो गया और बिजनेस सेल्स को स्केल करे। तो यहाँ पे हम लोग सेल्स प्रोसेस पे बात करेंगे कि सेल्स को इंक्रीज कैसे करोगे, सेल्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसे डिजाइन करोगे, सेल्स वालों को कैसे ट्रेन करोगे ताकि वो आपकी तरह सेल्स करें। ऐसा ना हो कि आप बात करते हो तो सेल हो जाती है, वो बात करते हैं तो नहीं होती है, जैसे मैंने आज आपको सेल्स वाली चीज में बताया था। उसके बाद विनिंग सेल्स पिच कैसे बनाओगे, और सेल्स की मॉनिटरिंग कैसे करोगे, रिटेन करोगे कैसे करोगे, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को रिपीट कैसे करोगे, ये सारी चीजें हम लोग सेल्स में करेंगे। और उसके बाद मार्केटिंग में आप ज्यादा लीड्स कैसे जनरेट करोगे, आपका मार्केटिंग प्लान कैसा बनना चाहिए, चैनल कैसा होना चाहिए ताकि आपका कंटिन्यूस लीड्स है, आपका मार्केटिंग बजट कैसा होना चाहिए, और आरओआई। एक बार ये वाली स्क्रीन देख लो, क्योंकि मैं अब आपसे इसमें कोई, ये वो चीजें हैं जो मैं कवर करने वाला, इसके बाहर कुछ भी कवर नहीं करूंगा। ये चीजें हैं जो आप लोगों को मिलेंगी, उसमें आपको पूरा का पूरा जो चीजें मिलेंगी एक बार देख लीजिए। अब मैं आप लोगों से ये वाली चीज पूछना चाहता हूँ, ध्यान से पढ़िएगा, ये पढ़ लीजिए। अगर आप लोगों के बिजनेस में ये वाली चीजें लग गई और आपको इस वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गए, आप अपने बिजनेस को कितना ग्रो कर सकते हैं। सोचिए दिमाग में कि अगर आप अपने बिजनेस से फ्री हो गए और आपकी जो ताकत है वो बिजनेस ग्रोथ की तरफ लग रही है, और आपके जो काम है वो बिजनेस ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, तो आप अपने बिजनेस को कितना ग्रो कर सकते हो। 60%, 70%, 80%। कोई आदमी अगर मुझसे बोलेगा कि 1000%, दैट इज नॉट ट्रू। रीजनेबल आंसर देखिए, देखिए आप लोग बिजनेस ओनर हो, अगर आप लोग अपने बिजनेस से फ्री हो जाओ, आप ये वाले सॉल्यूशंस वाली चीज कर लो, तो आई एम श्योर आपका जो बिजनेस है वो ग्रो कर जाना चाहिए। मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपके इश्यूज क्या हैं और क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ध्यान से सुन लीजिए एक बार फिर से, क्योंकि जो लोग कमिटेड है उनके लिए ये वाली बात कर रहा हूं। समझिए, अगर आप ये कह रहे हो मेरे पास टाइम नहीं है, और वो टाइम अगर आपका क्या 6 महीने में नहीं था, पिछले उसमें नहीं था, तो आपको इस वाली चीज का सोल्यूशन ये है कि आपको सिर्फ क्लास में आके बैठना है, सिर्फ कमिटमेंट चाहिए, क्योंकि आपका परफेक्ट टाइम कभी नहीं आने वाला, पिछले 6 महीने में नहीं था, अगले 6 महीने में नहीं आएगा, तो ये एक्शन लेना पड़ेगा आज। आप सिर्फ आके इस क्लास में बैठ जाओ, 9 घंटे 10 घंटे, जैसे मैंने आपको बताया, मेरे पास पूरी वर्कबुक बनी हुई है, आपको वो मैं दूंगा, और वहीं की वहीं वो वाली चीजें जो है वो हम सॉल्व कर लेंगे। सेकंड, कुछ लोग ये सोच सकते हैं सर मेरे पास बैच अटेंड करने का टाइम नहीं है, जो आपने बैचेस दिए हैं वो मैं नहीं कर सकता। सो आपको ये बताना चाहता हूं, आपके पास 3 ऑप्शन है बैच के, ये सूटेबल नहीं है तो ये भी सूटेबल अगर पास नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग बैच बना बुक कर सकते हो, और आप अपना बैच चेंज करवा सकते हो। बाद में आप फरवरी का बैच कर सकते हो, उसके आगे का बैच कर सकते हो। एक बैच शिफ्ट हम लोग बिना एक्स्ट्रा फीस के करते हैं। आपने ये कहा कि सर मैंने अटेंड कर लिया लेकिन मैंने बुक कर लिया, अटेंड नहीं कर पाया, तो आपको एक पूरा का पूरा फ्री बैच शिफ्ट मिल जाएगा। आप जब चाहो उस वाले बैच को कर सकते हो, इसमें कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लगेगी। अगर आपके नॉलेज के इश्यू है कि मेरे पास नॉलेज नहीं है हाउ टू डू दिस, मैं आपको इसमें ऑटो पायलट फ्रेमवर्क की पूरी एक वर्कबुक देता हूं, और हम लोग पूरी क्लास में हाउ टू क्लास है ये, जिसमें स्टेप बाय स्टेप आपको गाइडेंस देता हूं कि ये वाली चीज कैसे करेंगे। आपको कुछ भी फिगर आउट खुद नहीं करना है, क्योंकि ये वाली चीज हम आपके लिए पहले ही कर चुके हैं। जितनी नॉलेज है बिजनेस ओनर्स की सारी एक्यूमुलेट करके मैंने इस वर्कबुक में डाल रखी है। अगर आप लोग को ये 2 घंटे में ये वाली चीज समझ में आई, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगी, क्योंकि मुझे 10 से 12 घंटे चाहिए इस चीज को स्टेप बाय स्टेप ले जाने के लिए। तो ये पूरी जो नॉलेज का आपका इशू नहीं है, ना ही आपको कोई रिसर्च करनी है, ना ही किसी जगह पे जाना है, सारी की सारी चीज आपको एक वर्कबुक में कंसोलिडेटेड तरीके से मिल जाएगी कि लोगों का मॉनिटरिंग कैसे बनाऊं, इनके ट्रेनिंग कैसे बनाऊं, ये सारी चीजें इसके अंदर एक्यूमुलेटेड है, जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दूंगा। कई लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन हो सकता है मेरे बिजनेस पर ये कैसे अप्लाई होगा। आपको बताना चाहता हूं ये मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क है, मैं आपको आपकी डोमेन नहीं सिखा रहा हूं, मैनेजमेंट सिखा रहा हूं, ये हर बिजनेस पे अप्लाई होता है। हॉस्पिटल, रिटेल, होलसेल, ट्रेडिंग, इंजीनियरिंग फर्म, कंसल्टेंसी फर्म, सिक्योरिटी फर्म, हॉस्पिटल, आप जो फर्म कहोगे, क्योंकि ये मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क है, ये हर बिजनेस ओनर को चाहिए होता है सही जगह पे पहुंचने के लिए। कई लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होता है सर मुझे वैल्यू नहीं मिली, तो आपको ये बताना चाहता हूं अगर आपको वैल्यू नहीं मिली, आप तीनों दिन क्लास अटेंड करो, आपकी 100% रिफंड की गारंटी है।